चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे स्टेप्स हमने कवर अप कर लिए थे। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट स्टेप, जो कि है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, आज हम एसिमिलेशन पर फोकस करेंगे, लेकिन एसिमिलेशन देखने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनी एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल से देखेंगे, क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते वक्त पूरी एलिमेंट्री कैनाल को बहुत ही फ्रैक्शंस में पढ़े हैं, टुकड़ों में पढ़े हैं। तो मैंने सोचा कि एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर बना लेते हैं। वैसे तो ये डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, बट आप यहाँ पर इसको इजी वे में देख सकते हैं कि किस तरह से एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में किस तरह से हमने डाइजेशन को देखा था। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 5 स्टेप्स में कवर अप होता है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? सबसे पहला स्टेप था हमारा इजेशन। इजेशन का मतलब होता है इनटेक फूड, खाने को इनटेक करना। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके होते हैं खाने को इनटेक करने का। हमारा जो तरीका है, हम सिंपल तरीका करते हैं, हम हाथ से खाना उठाकर अपने मुंह में रखते हैं। ठीक है, खाना सबसे पहले कहाँ जाता है? खाना सबसे पहले हमारी बकल कैविटी में जाता है। बकल कैविटी में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जैसे ही हम इजेशन करते हैं, पहला स्टेप हम जब भी फॉलो करते हैं, जब भी हम खाने को बकल कैविटी में डालते हैं, डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। बकल कैविटी में टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प में डाइजेशन स्टार्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर का डाइजेशन बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। डिटेल वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी समरी देखेंगे। बकल कैविटी में हमारा जब हमारा जो शुगर था वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 30% तक हमारे बकल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर हमारा जो फूड है उसे हम बोलस कहने लगते हैं, क्योंकि फूड के साथ मिक्स हो गया है सलाइवा। सलाइवा मिक्स हो जाने के बाद हमारा फूड बोलस कहलाता है, और बोलस आगे बढ़ता है, ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और खाना नीचे की तरफ आता है स्टमक में। स्टमक में जैसे ही खाना आता है, HCl, डाइजेस्ट गैस्ट्रिक जूस, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जो कि खाने को काइम में कन्वर्ट कर देते हैं, और थोड़ा सा फैट का डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज्यादा डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन हाँ ये हम कह सकते हैं कि फैट का डाइजेशन, थोड़ा सा फैट हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। फिर हमारा जो काइम होता है वो आगे बढ़ता है और पहुंचता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के 2 पार्ट हैं। हम यहाँ पर इंटेस्टाइन को ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है वो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो रेड कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं, रेड कलर से जो बना हुआ है वो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारी डिवाइड होती है सीकम, कोलॉन और रेक्टम में। ठीक है, अब हमारा जो काइम था वो ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम में लीवर और पैंक्रियास की हेल्प से डाइजेशन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डाइजेशन कंप्लीट भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर ड्यूडेनम पार्ट में हमारा फैट इमल्सिफाइड होता है, बिकॉज लीवर जो है वो ढेर सारा बाइल सिक्रीट करता है, और पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिससे हमारा प्रोटीन, फैट और बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है। फिर हमारा काइम आगे बढ़ता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जीजेनम और इलियम पार्ट में पहुंचता है। जीजेनम और इलियम में डाइजेशन तो बहुत थोड़ा होता है, जो भी बचे कुचे पार्ट होते हैं वो फूड के वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन, यानी जो भी फूड हमने डाइजेस्ट किया है, हमारा खाना खाने का मकसद था कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हमने लिए हैं, उस फूड मटेरियल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट को सिंपलेस्ट फॉर्म में, एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में लेना हमारी डाइजेशन का मकसद था, जो कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ विलाई, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर, म्यूकोसा लेयर पर ढेर सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम विलाइज कहते हैं। विलाइज में ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारा फूड जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बचा हुआ फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन को दिया जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों? जो भी मतलब काइम के अंदर जो भी कुछ बचा कुचा होता है, लाइक वाटर होता है, और कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, वो निचोड़ कर अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और बचा हुआ वेस्ट मटेरियल, अनएब्जॉर्ब या अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में आकर स्टोर हो जाता है, और फिर उसे हम बॉडी में क्या करते हैं? एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, हमने इजेशन किया। इजेशन के बाद का जो हमारा स्टेप था वो था डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है स्टमक में, ड्यूडेनम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या शुरू हो जाता है? एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है।
एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारा फूड हमें मिलेगा ही नहीं, हमारा डाइजेशन का मकसद ही पूरा नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, अब ये आपको समझना है, ये हमारा एक मेन टॉपिक है जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है बच्चों ये एब्जॉर्ब फूड मटेरियल जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गए हैं उनको यूज करना, उन्हें यूटिलाइज करना कहलाता है एसिमिलेशन। ठीक है, आपने जो भी फूड था वो फूड आपने क्या कर लिया है, पहले जो फूड का जो भी न्यूट्रिएंट था वो फूड के अंदर प्रेजेंट था, हमारी बॉडी से बाहर था, हमने उस फूड न्यूट्रिएंट को लेने की लालच में फूड खाया, फूड हमारे बॉडी के अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, यानी जो भी न्यूट्रिशन था वो हमारे अब बॉडी के अंदर पहुंच गया। ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी का पार्ट बन जाएगा, धीरे धीरे ये क्या होगा, हमारे ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी की हर एक सेल का पार्ट बन जाएगा, उसका केमिकल कंपोजिशन में हेल्प करेगा, यानी पूरी तरह से ये फूड क्या हो जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। अलग अलग फूड मटेरियल यूज कर लिए जाएंगे अलग अलग पर्पज से, किन किन पर्पज से हम यूज करेंगे वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। एसिमिलेशन के बाद जो भी बचा हुआ कचरा होता है, जो भी वेस्ट होता है, वो क्या कर दिया जाता है, ये इंजेशन था, सॉरी ये इजेशन कर लिया जाता है। ठीक है, ये इंजेशन था, ये इजेशन कर लिया जाता है। ठीक है, इजेशन यानी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम डिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जो भी फूड मटेरियल इन स्टेप्स के थ्रू गए हैं वो एब्जॉर्ब हो गए हैं, अब उन्हें क्या होना है, एसिमिलेट होना है। किस फॉर्म में एसिमिलेट होना है वो भी देख लेते हैं। अब जरा आप याद करिए, अगर आपने मेरी डाइजेशन की पहली वीडियो देखी होगी तो वहां पर हमने बात करी थी, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हमने बात करी थी कुछ फूड न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, हमारा जो बेसिक फूड कंपोनेंट था वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट। पहले हमने क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कार्बोहाइड्रेट लेने का मकसद क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ग्लूकोज का। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, पूरा मैकेनिज्म हमने देखा। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, और ये सॉल्युबल फॉर्म है जिसे हमारा ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है डायरेक्टली विलाइज से, यानी ये ग्लूकोज जो है वो कहाँ जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा विलाइज में, और विलाइज इसे भेज देगी ब्लड में। ब्लड क्या करेगा, इसे लेकर निकल जाएगा। ठीक, फिर हमने क्या खाया था, हमने खाया था फैट। फैट हमारा कन्वर्ट हुआ था किसमें, फैटी एसिड में, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया फैटी एसिड में। फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो हमारी विलाइज जो है, माइक्रोविलाइज या विलाइज इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती क्योंकि ये थोड़ा बड़े साइज के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे विलाइज के अंदर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, और हमारी लिम्फ वेसल जिसे कि हम कहते हैं लैक्टील, क्या बोलते हैं बच्चों, लैक्टील के थ्रू क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। फिर हमने खाया था प्रोटीन, और प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट हुआ था किस फॉर्म में, प्रोटीन हमारा कन्वर्ट हुआ था एमिनो एसिड के फॉर्म में। एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है हमारा बॉडी में आया है ग्लूकोज, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, हमारी बॉडी में आया है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और हमारी बॉडी में आया है एमिनो एसिड जो कि ब्लड स्ट्रीम ने ले लिया है, यानी ये चीजें ब्लड में मिक्स हो गई हैं। अब जो हमारा ब्लड यहां से निकलेगा वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं पहुंचेगा सर्कुलेट होने के लिए, यहां से शुरू होता है लीवर का असली काम। वैसे तो लीवर डाइजेशन में सिर्फ बाइल ही सिक्रीट कर रहा है जो कि फैट को इमल्सिफाइड कर रहा है, बट डाइजेशन के बाद लीवर का असली रोल सामने आता है, और अब लीवर ही आगे की सारी चीजें क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि लीवर क्या है, एक कंट्रोलिंग सेंटर है हमारे डाइजेशन का। ठीक है, हमने जो भी कुछ खाया है वो उसे कहाँ भेजना है, कितना भेजना है, कितना स्टोर कराना है, ये सारा सब कुछ डिसीजन किसके ऊपर होता है, लीवर के ऊपर। तो यहां से लीवर क्या है, लीवर आप कह सकते हैं कि लीवर एक चेक पॉइंट है, लीवर एक कंट्रोलिंग सेंटर है डाइजेशन का, जो कि अब हमें बताएगा कि इसे किस तरह से एसिमिलेट करना है या किस तरह से यूटिलाइज कराना है।
जो भी फूड यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड में आया है, चाहे वो विलाइस के थ्रू आया हो, चाहे वो लैक्टील के थ्रू आया हो, वो सारा ब्लड हमारा, जो भी ब्लड होगा वो जाएगा हमारा लीवर में, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन सिस्टम के थ्रू। वो भी मैं आपको बताऊंगी जब मैं सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी। यहाँ पर हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू क्या होगा, हमारा लीवर में पहुंचेगा ये फूड, और लीवर में क्या होगा, अब डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। क्या डिसीजन लिया जाएगा, ध्यान से देखिए। जो भी ग्लूकोज है, अब ये ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज और फैट ये दोनों ही हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है, दोनों ही हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। अब ये ग्लूकोज जो है जितना हमारी बॉडी को यूज करना होगा, मतलब जितनी हमें एनर्जी की जरूरत है दिन भर के काम में, वेरियस लाइफ एक्टिविटीज में, चाहे हम रनिंग कर रहे हो, चाहे हम साइकिलिंग कर रहे हो, हम डांसिंग कर रहे हो, कोई भी फिजिकल वर्क कर रहे हो जिसमें इवन हमारी बॉडी की हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी बनती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो जितना हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए उतना ग्लूकोज हमारी सेल्स क्या कर लेंगी, कंज्यूम कर लेंगी। बाकी का बचा हुआ ग्लूकोज हमारा लीवर कन्वर्ट कर देगा रिजर्व फूड में, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन कौन सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है जो कि लीवर को जाकर बताएगा कि बहुत सारा ब्लड शुगर हो गया है, आप इसे क्या कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए। तो लीवर क्या करेगा, इसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेगा अपने अंदर, और जब कभी स्ट्रेस की कंडीशन होगी, जब कभी हमें खाना नहीं मिल रहा होगा, एनर्जी की कमी हो रही होगी, तो यही ग्लाइकोजन वापस से टूटेगा ग्लूकोज में और हमें एनर्जी देगा विद द हेल्प ऑफ ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन क्या है बच्चों, ग्लूकेगॉन हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज सिक्रीट कर रहा है, और पैनक्रियाज का ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को वापस से कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, ठीक है। यहां पर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो गया। फिर बात आती है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल की। अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या है, हमारा लीवर इसे स्टोर नहीं करता है, बल्कि ये फैट, जितना फैट हमें जरूरत होती है वो फैट हम यूज कर लेते हैं। बाकी का बचा हुआ फैट हमारी बॉडी के एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है। अगर आपने मेरी टिश्यू वाली वीडियोस देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अगर नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारा कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे एडिपोज टिश्यू में। हमारी बॉडी का एडिपोज टिश्यू बना लेगा, और ये एडिपोज टिश्यू हमारी स्किन के नीचे स्टोर कर लिया जाएगा फैट के फॉर्म में, या जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं चर्बी के फॉर्म में। जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं तो हम बहुत मोटे हो जाते हैं। अक्सर आप लोग ने सुना होगा, बहुत ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो मोटे होने का क्या मतलब है, जब आपकी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज बढ़ने लगते हैं तो आपकी बॉडी का वेट भी बढ़ने लगता है, और ये फैट हमारे ऑर्गन्स के बीच बीच में भी क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। किस फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू में ये फैट किस फॉर्म में स्टोर होगा, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, नोट कर लीजिए। फिर बात आती है, यानी यहां पर हमारे फैट का भी यूटिलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोटीन का। अब अगर हम प्रोटीन देखें तो प्रोटीन क्या है बच्चों, प्रोटीन हमें कोई एनर्जी गिविंग फूड नहीं है, मतलब प्रोटीन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। बाकी प्रोटीन का एक नेक्स्ट लेवल का ही काम है। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो हमारे डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करता है, ठीक है। यानी आप कोई भी टिश्यूज आपकी बॉडी का डैमेज हो गया, अब जो भी डैमेज टिश्यूज हैं वो हमारे रिपेयर होंगे प्रोटीन की हेल्प से। प्रोटीन को हमने डाइजेस्ट किया बड़ी ही मशक्कत से। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से किन किन स्टेप से होता हुआ प्रोटीन आगे बढ़ा और वो टूटा हमारा किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में आया, एमिनो एसिड। यानी प्रोटीन हमारा टूटता है एमिनो एसिड के फॉर्म में, यानी हमारी बॉडी उसे एमिनो एसिड के फॉर्म में कंज्यूम करती है। डायरेक्ट प्रोटीन हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो एमिनो एसिड क्या करेगा, हमारी बॉडी में टूटे फूटे जो भी डैमेज टिश्यूज होंगे उन्हें रिपेयर करेगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा, नई सेल्स को जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन या एमिनो एसिड क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स एलिमेंट है हमारी बॉडी का, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे हम स्टोर नहीं कर सकते।
है ना। यानी जितना हमारे शरीर को जरूरत होती है बस उतना ही हमारी बॉडी में लिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, बाकी का एमिनो एसिड हमारे लिए वेस्ट होता है। अब क्योंकि ये हमारे लिए वेस्ट है तो हम इसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर आते हैं हमारे लीवर साहब, और लीवर फिर से यहाँ पर बहुत बड़ी हेल्प करता है, और जितने भी एक्सेस एमिनो एसिड होता है, जो भी एक्सेस एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड, एक्सेस एमिनो एसिड को क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, यूरिया, विद द हेल्प ऑफ लीवर। यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये यूरिया हमारी बॉडी से यूरिन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम डी एमिनेशन भी कहते हैं, जिसमें कि हेल्प करता है कौन, लीवर। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से एब्जॉर्ब फूड पूरी तरह से क्या हो गया, एसिमिलेट हो गया, यानी यूटिलाइज हो गया। यहां पर हमारा डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा रह जाता है। मैंने सोचा था कि इसको डिस्कस कर लेंगे पहले ही, बट छूट गया, तो अभी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका हॉस्ट्रा कहलाता है। ठीक है, इसको हॉस्ट्रा कहते हैं। और ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन है जिसे हम सीकम कहते हैं, ये क्या है बच्चों, सीकम है। और सीकम में छोटी सी एक आउटग्रोथ होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स है तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ये पूरी ट्यूब है। अगर हम इसको पूरी सीधी कर ले, जो कि क्वाइट तरीके से हमारे स्टमक में अरेंज की गई है, अगर हम इसे पूरा सीधा करें तो लगभग 9 से 10 मीटर लंबी ये पूरी ट्यूब है। सोचिए 9 से 10 मीटर लंबी तो हमारी हाइट भी नहीं होती है, लेकिन इतनी बड़ी ट्यूब हमारे शरीर में किस तरह अरेंज की गई है, किस तरह रखी गई है, क्वाइट फॉर्म में रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ये छोटा सा पार्ट है अपेंडिक्स, ये क्यों पड़ा हुआ है। अक्सर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे क्या प्रॉब्लम आती है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि अपेंडिक्स है क्या। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है बच्चों हमारी बॉडी में। वेस्टिजियल ऑर्गन, अब आप पूछेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो पहले कभी हमारे पूर्वजों में, एंसेस्टर में फंक्शनल हुआ करते थे। एवोल्यूशन हुआ, हमारी आदतें बदली, हमारा लिविंग स्टाइल बदला, और उन ऑर्गन्स ने, कुछ ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया। अब काम करना बंद कर दिया, बट फिर भी पड़े हुए हैं हमारे शरीर में। क्यों पड़े हुए हैं, पड़े होना भी जरूरी है। अगर ये नहीं होते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे या हमारे एंसेस्टर से हमारा क्या रिलेशन था। तो जितने भी वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं वो एवोल्यूशन का आप कह सकते हैं कि एविडेंस होते हैं, जो कि ये बतला रहे होते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स में ये फंक्शनल हुआ करते थे और हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है वो उन्हीं से हुआ है। ठीक है, तो अपेंडिक्स जो होता था वो हमारे एंसेस्टर्स में पाया जाता था, यानी जो भी हर्बीवोर्स होते हैं, टोटली हर्बीवोर्स होते हैं, जो चारा खाते हैं, हरे पत्ते, कच्चे पत्ते खाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फायर के इन्वेंशन के पहले की बात रही होगी, जब हम कच्चे पत्ते खाया करते थे। हमारे एंसेस्टर्स जो होते थे वो कच्चे पत्ते खाया करते थे अपनी भूख मिटाने के लिए। कच्चे पत्तों में होता है सेल्यूलोज। क्या होता है बच्चों, सेल्यूलोज। इस सेल्यूलोज को कहीं पर भी डाइजेशन में जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो पूरे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये अपेंडिक्स पार्ट उस वक्त क्या होता था, एक्टिव होता था, और ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करता था जिससे हमारा सेल्यूलोज जो है वो डाइजेस्ट हो जाता था। बहुत पहले की बात है हमारे एंसेस्टर्स में। लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, फिर हमने फायर का इन्वेंशन कर लिया। जब हमने फायर का इन्वेंशन कर लिया तो हमने क्या किया, खाने को हम पका कर खाने लगे, है ना। हम खाने को कुक कर लेते हैं, कुक करने से खाना सॉफ्ट हो जाता है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, और हमारा सेल्यूलोज भी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, या हम कह सकते हैं सेल्यूलोज डीनेचर्ड हो जाता है। अब धीरे धीरे जब हमने ऐसी आदत ही बना ली, अब सब फायर के इन्वेंशन के बाद लगातार सब क्या करने लगे, खाना पकाकर ही खाने लगे, तो धीरे धीरे हमने बॉडी में सेल्यूलोज लेना बंद कर दिया, या हम कह सकते हैं धीरे धीरे हमने सेल्यूलोज खाना बंद कर दिया। यानी हम सेल्यूलोज को ऑलरेडी क्या कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही या टूटे हुए ब्रेकडाउन फॉर्म में ही ले रहे हैं। तो इसका तो काम ही खत्म हो गया अपेंडिक्स का। बड़ी अफसोस की बात, अब ये करे क्या। तो ये बेचारा धीरे धीरे क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, बट पड़ा रह गया हमारे शरीर। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हमारे अपेंडिक्स में कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पर आपने देखा है सीकम है, सीकम में बैक्टीरिया भी, हालांकि ये बैक्टीरिया नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते, ये तो गुड बैक्टीरिया है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है, जो कि हमारी मदद कर रहे हैं हमारे डाइजेशन में। किसी भी रीजन से हो सकता है, कोई हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो अपेंडिक्स में हो जाती है इन्फ्लामेशन।
स्वेलिंग हो जाती है और ये बहुत पेन करने लगता है। फिर हम भागते हैं डॉक्टर के पास, इधर उधर जाते हैं, या फिर डॉक्टर हमको बताता है, फिर हम आकर सबसे कहते हैं हमें अपेंडिक्स हो गया है। तो बच्चों, अपेंडिक्स हो गया है ये कहना टोटली गलत है, क्योंकि अपेंडिक्स तो हमें जन्म से ही था। जब हम पैदा हुए तब भी हमारी बॉडी में अपेंडिक्स था। तो ऐसा कहना गलत है कि हमें अपेंडिक्स हो गया है। अक्सर लोग ऐसा बोल देते हैं। तो अपेंडिक्स नहीं होता है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रॉब्लम को बोलते हैं, जो कि अपेंडिक्स के स्वेलिंग की वजह से हो जाता है, इसे बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस। देखिए, टिस वर्ड अगर कहीं लगा है, बहुत काम की बात है, TIS इस तरह का सफिक्स अगर कहीं लगा हो तो आप समझ जाइए उस पर्टिकुलर शब्द जिसके साथ टिस लगा हुआ है, TIS लगा हुआ है, ये उसका इन्फ्लामेशन दिखाता है, उसकी स्वेलिंग दिखाता है। तो अगर अपेंडिक्स के साथ टिस लगा दिया, अपेंडिसाइटिस कर दिया, तो आपका हो गया अपेंडिक्स में स्वेलिंग। ठीक है, इसके लिए डॉक्टर बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर कहेगा वैसे भी ये वेस्टिजियल है, क्या ही काम कर रहा है, निकाल दो ना बॉडी से। तो हम डॉक्टर इसको क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें जन्म के वक्त ही बॉडी से इसको अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, ताकि ना रहेगा, ना ही कभी ये दिक्कत क्रिएट करेगा। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि एवोल्यूशन के बाद बहुत सारे बच्चों में ऐसा भी देखा गया है कि अपेंडिक्स बाय बर्थ होती ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी रेयर केसेस हैं, बट ऐसा देखा गया है कि अपेंडिक्स बॉडी में होती ही नहीं है। बहुत रेयर केसेस देखा गया, वैसे जनरली होती है। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस समझ में आया। इस तरह की और कोई डिसीज बताइए जिसमें टिस लगा हो, बताइए। हम कहते हैं ना हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस देखिए, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस क्या है? हिपैटिक कौन सी सेल है? लीवर की सेल। लीवर की सेल में स्वेलिंग आ जाती है, उसे बोलते हैं हिपैटिसाइटिस। हेपेटाइटिस बोलते हैं। ठीक, और कोई नाम बताइए। ब्रोंकाइटिस है ना। देखिए, सब में टिस लगा होगा, जहां जहां भी स्वेलिंग होगी टिस लगा होगा। ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई क्या होती है? हमारी जो ट्रैकिया होती है, हमारी जो विंड पाइप होती है, वो ट्रैकिया जब अंदर लंग्स में एंट्री लेती है, जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी तो डिटेल पढ़ाऊंगी, अभी समझ लीजिए कि जो हमारी ट्रैकिया होती है, वो ट्रैकिया आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्यूल्स में। तो ब्रोंक्यूल्स में कभी कभी क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये भी लंग से रिलेटेड डिसीज है। कंजक्टिवाइटिस, हमारी आंखों के पास जो कंजक्टिवा होता है, ये भी एक तरह का वेस्टिजियल ही ऑर्गन है, जो कि हमारे एंसेस्टर में पाया जाता था जब आईलिड्स नहीं होती थी। आईलिड्स नहीं होती थी तो एक शटर की तरह लेयर होती है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। अक्सर इसमें भी इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम एवोल्यूशन हुआ, आईलिड्स आ गई, तो कंजक्टिवा का कोई काम ही नहीं रह गया। तो देखा आपने यहाँ पर कि किस तरह से अपेंडिक्स क्या करता था हमारी बॉडी में, हमारे एंसेस्टर में वर्क करता था, बट अभी हमारी बॉडी में ये फिलहाल तो कोई काम नहीं कर रहा है। कभी कभी इसमें अपेंडिसाइटिस ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। हमने खाया था, हमने उसे पचाया, पचाने के बाद सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसे यूटिलाइज किया, उसको एसिमिलेट किया, और बचे कुचे वेस्ट मटेरियल को क्या किया, रेक्टम में स्टोर किया, और धीरे धीरे जब भी प्रेशर क्रिएट हुआ, हमने एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर कर दिया, यानी ईजेशन कर दिया। यहां पर हो जाता है डाइजेशन टॉपिक कंप्लीट। आई होप यू हैव लर्नड और एंजॉयड माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।